तो कोई प्राइस निर्धारित नहीं करता। अभी जो कुछ बड़े प्लेयर्स हैं, इसमें साहूकार लोग हैं, वो जिस दिन जो प्राइस लगा देते हैं, बना देते हैं, वो दूसरे दिन वही प्राइस रहता है। फिर जब चाहते हैं चेंज हो जाता है। तो ये ग्रुप हैं, ये मखाना के बड़े बड़े लोग, और उसको ये थोड़ा निर्धारित तो ज़रूर करते हैं कंट्रोल। लेकिन मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मखाना की जो कीमत है, इसका अब मखाना ये फ़ायदा यही होगा लोगों को, जो इसके व्यापारी हैं, किसान हैं, जो खेती करते हैं, उनको, और खरीदने वाले को भी जो है, उपभोक्ता जो है, तो उनको भी होगा कि अब राष्ट्रीय मखाना बोर्ड इसकी कीमत का निर्धारण राष्ट्रीय मखाना बोर्ड करेगी। अब आगे से होगा, इस साल के अंतिम अंतिम तक में बहुत सी चीज़ें बन जाएगी, और ये बोर्ड बन जाने से वो कीमत निर्धारित करेगी। तो जो आप देखा जाता है कि आज कुछ है, कल कुछ है, ये नहीं होगा। तो नमस्कार, सिटीजन आवाज में आपका स्वागत है। हमारे साथ जो है राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर इंदु शेखर सिंह जी हमारे साथ उपस्थित हैं खास बात करने के लिए। जैसा कि आपको पता है जी कि 2025 के केंद्रीय वित्तीय बजट में मखाना बोर्ड की स्थापना को लेकर अनाउंसमेंट हुआ, और उसके बाद जो है जो प्रक्रिया हुआ उसमें प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब यहाँ बिहार के दौरे पे आए थे तो उनके द्वारा जो है अनाउंसमेंट किया गया। ये सितंबर में अनाउंसमेंट हुआ, शुभारंभ हुआ कह सकते हैं, जो बजट में जिसको लेकर अनाउंस किया गया था। और उसके बाद जो है मखाना बोर्ड को लेकर दिल्ली जो है में एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें 25, 26, 30, 31 के बजट को लेकर लगभग 475 करोड़ 71 करोड़ के आसपास का एक बजट निर्धारित किया गया, जिसमें मखाना के अनुसंधान को लेकर, मखाना विपणन को लेकर, किसानों के हित को लेकर, मखाना की प्रोसेसिंग को लेकर, इसके ब्रांडिंग को लेकर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किस तरह से मखाना को बढ़ावा दिया जाए, इसको लेकर जो है वो सरकार और केंद्रीय बजट जो है मखाना को लेकर निर्धारित किया गया। सवाल है जी कि दरभंगा, मधुबनी और मिथिलांचल के लगभग 16-17 जिले ऐसे हैं जो मुख्य तौर पे मखाना उत्पादन को लेकर जो है वो पूर्व से ही ये क्षेत्र रहा है मखाना को लेकर। और जो मखाना को लेकर टैगिंग भी जो है वो मिथिला मखाना को लेकर टैगिंग मिला हुआ है सरकार की तरफ से। हमारे साथ जो है इंदु शेखर जी है, डॉक्टर साहब, इनसे जानेंगे जी कि किस तरह की स्थिति बोर्ड बनने के बाद मखाना किसानों को लेकर, और राष्ट्रीय जो मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा है, यहाँ से किस तरह की योजना चलाई जा रही है और किस तरह से प्रयास किया जा रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि इतना जो सब लोग आजकल चर्चा में है कि मखाना बोर्ड, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड बना, तो इसका क्या ये जो इफेक्ट है, प्रभाव है आपका, किसानों के लिए कितना फ़ायदेमंद हुआ, और कितना क्या है साइंस वैज्ञानिकों के लिए, व्यापारियों के लिए। तो इसमें मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये बोर्ड आने से जो आजकल काफ़ी, मैं तो दिन भर बहुत ज़्यादा ये सुनता हूँ, और काफ़ी एंटरप्रेन्योर और किसान भाई आते हैं, कहते हैं सर कि मखाना का सही कीमत पता नहीं चल पाता है, आज कुछ है, कल कुछ और है, ये इतना कौन, कैसे कौन निर्धारित करता है। कुछ दूसरे राज्य से भी लोग आते हैं कि ये प्राइस निर्धारित कौन करता है। तो अभी तो कोई प्राइस निर्धारित नहीं करता। अभी जो कुछ बड़े प्लेयर्स हैं, इसमें साहूकार लोग हैं, वो जिस दिन जो प्राइस लगा देते हैं, बना देते हैं, वो दूसरे दिन वही प्राइस रहता है। फिर जब चाहते हैं चेंज हो जाता है। तो ये ग्रुप हैं, ये मखाना के बड़े बड़े लोग, और उसको ये थोड़ा निर्धारित तो ज़रूर करते हैं कंट्रोल। लेकिन मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मखाना की जो कीमत है, इसका अब मखाना ये फ़ायदा यही होगा लोगों को, जो इसके व्यापारी हैं, किसान हैं, जो खेती करते हैं, उनको, और खरीदने वाले को भी जो है, उपभोक्ता जो है, तो उनको भी होगा कि अब राष्ट्रीय मखाना बोर्ड इसकी कीमत का निर्धारण राष्ट्रीय मखाना बोर्ड करेगी। अब आगे से होगा, इस साल के अंतिम अंतिम तक में बहुत सी चीज़ें बन जाएगी, और ये बोर्ड बन जाने से वो कीमत निर्धारित करेगी। तो जो आप देखा जाता है कि आज कुछ है, कल कुछ है, ये नहीं होगा। तो सबसे पहला तो एक बड़ा काम करेगी बोर्ड कि इसका कीमत को निर्धारण करेगी। बोर्ड का बहुत बड़ा काम ये होगा किसानों के लिए, अभी फ़ायदा नहीं दिख रहा, लेकिन जो आपने बिल्कुल सही कहा कि सरकार ने इसके लिए बजट भी निर्धारित कर दी। इस साल का छोटा है रहेगा, क्योंकि मार्च तक है स्थिति, तो आगे फिर फ्रेश अगले साल से चलेगा, अभी इस साल से 26 के मार्च के बाद से। लेकिन अभी भी बहुत से किसानों के लिए और हम वैज्ञानिकों को भी आमंत्रित किया गया है कि इसमें आप अपना प्रोजेक्ट दें, और मखाना के विकास के लिए, और इसके प्रोसेसिंग हो, उसका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाना हो,
या इसका ट्रेड ट्रेड के लिए, और इसके बहुत से जो स्टैंडर्ड हैं। जैसे बहुत से किसान पूछते हैं हमसे कि मखाना का क्या स्टैंडर्ड है, कैसा पॉप होना चाहिए, क्या साइज होना चाहिए, क्या विदेश में जाने लायक कैसा होना चाहिए। तो ये सब का एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है। वो प्रोटोकॉल बनाने के लिए हम लोग को मखाना बोर्ड से निमंत्रण आया है कि एक प्रोजेक्ट लीजिए और प्रोजेक्ट बनाइए, और उस प्रोजेक्ट के तहत जिससे कि सभी लोगों के पास ये निकल के आए कि ये स्टैंडर्ड है मखाना का, मखाना के बीज का, ये लावा का, और उसके बाद खेती करने का क्या होनी चाहिए। सीड पैदावार होगा तो सीड को स्टैंडर्ड सीड चाहिए लोगों को। सब लोग हमसे मांगने आते हैं कि सर आपके संस्थान से जो विकसित किस्में हैं उसे दी जाए, और ये हम कैसे पता करेंगे कि यही सीड स्टैंडर्ड सीड है। तो ये सब बातों के लिए बोर्ड ने हम लोगों को फंड देने जा रही है। हम लोग अभी प्रोजेक्ट बना के देने जा रहे हैं, दे रहे हैं प्रोजेक्ट को, और आगे देखते हैं हम लोग को कितना सैंक्शन होता है। उसके तहत हम लोग अपना रिसर्च का काम करेंगे, प्रयोग का काम करेंगे, और उसके बाद जो इसकी रिजल्ट आएगी वो लोगों के बीच में, किसानों को, उद्यमियों को, और जो और इसके भी हैं कंसर्निंग खेती करते हैं, उनको ये हम साझा करेंगे उनके साथ। हमारे जो आउटपुट रहेंगे, रिजल्ट्स रहेंगे, और उनके लिए एक स्टैंडर्ड तो ज़रूर हमारा केंद्र ये बनाएगी। जो राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र है, इसकी सबसे बड़ी महती भूमिका है, और इसी की उत्तरदायित्व भी है कि यहाँ के किसान पूछते हैं सर आप हम लोगों के लिए और क्या कर रहे हैं, और मखाना को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं। तो हमें लगता है बोर्ड हम लोगों को भी सहायता कर रही है परोक्ष रूप में, और किसान को भी डायरेक्ट मेंबर बना रही है बोर्ड के लिए, जिससे कि बोर्ड का जब कोई भी गठन होगा किसी कार्य के लिए, मखाना के विकास के लिए, तो उसमें किसान भी रहेंगे, उसमें पब्लिक के जो आप उनका ये है उम्मीदवार जो रहते हैं पब्लिक के, जो यहाँ पर राजनेता हैं और लोग भी रहते हैं, उनका रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हैं, हाँ जनप्रतिनिधि। तो वो जनप्रतिनिधि भी उसमें हो सकते हैं, और सभी के साथ फिर भारत सरकार के ऑफिसर्स रहेंगे, वैज्ञानिक रहेंगे, और सिर्फ इतना ही नहीं है, तो उसमें एक मिल के डिस्कशन होगा। लेकिन बोर्ड सिर्फ इतने ही तक नहीं रुकती, बोर्ड का एक बड़ा काम और है। बोर्ड जिस तरह से हम यहाँ ट्रेनिंग देते हैं, बोर्ड ट्रेनिंग खुद आयोजित करेगी किसानों के लिए, आपको उद्यमियों के लिए, और उसमें हम लोग, और इसमें सभी लोगों को वो उतना जागृत करती है, और उससे उनको नॉलेज दिलवाती है और नॉलेज को बढ़ाती है। तो बोर्ड का ये सब काफ़ी काम अब शुरू होगा। जो बोर्ड का असली दिखेगा हमें लगता है अब 2026 में, मार्च के बाद ठीक से दिखेगा। अभी 2-3 बैठक हो चुकी है कि क्या क्या करना है, किससे क्या लेना है, तो आमंत्रित भी किया गया है। और बिहार सरकार का जो कृषि भवन है, वहाँ जाके लोग, किसान भाई सब जो जागरूक हैं, वो वहाँ जाके अपना डिटेल्स भी दिए हैं, और मेंबर बनने के लिए भी दिए हैं। आगे भी वो जुड़ने के लिए दिया गया है कि जब कभी कोई भी ऑनलाइन भी डिस्कशन होता है तो सब लोग जुड़ते हैं, और बोर्ड सबको आग्रह करती है कि जुड़िए। तो सब मिलके हमें लगता है कि उत्तर बिहार के किसानों के लिए तो बहुत ज़्यादा अभी अच्छा समय है कि बोर्ड भी निर्धारित है उत्तर बिहार के किसानों पर, और एक किसान को कुछ अच्छा ज़रूर मिलने जा रहा है, ऐसा मैं आशा करता हूँ। तो जैसा कि आपने बताया है जी कि लेकिन हम लोग देख रहे हैं जी कि जो खेती है, जो स्वर्ण विदेही जो किस्म है आप लोगों का, जिसमें हम लोग कई जगह देख रहे हैं जो कि खेतों में, लेकिन मूलतः ये जो है वो तालाबों में होने वाला फसल है। लेकिन खेतों में लगातार अब हम लोग कई जगह कई एकड़ों में देख रहे हैं जी कि खेतों में ये फसल हो रही है, स्वर्ण विदेही जो बीज है आपका। क्या लग रहा है जी कि खेतों में एक तो जल स्तर और पानी को लेकर क्या पानी की समस्या या इस तरह की स्थिति, क्या कहेंगे इस पर? बहुत बढ़िया, ये ज्वलंत समस्या है जो आपने इतना अच्छा प्रश्न किया कि ये काफ़ी लोगों को मन में ये क्षोभ है कि एक तरफ तो पानी नहीं है, पानी चलेगा उतना खेती होगा अगर मखाना का, जिसमें कि आपका चावल से 4 गुना ज़्यादा पानी लगता है इसमें। तो पानी कहाँ है इतना? इसके लिए मैं इस बात पे ज़रूर, बहुत ही गहन प्रश्न है और गंभीर प्रश्न है, लेकिन इसको इस तरह से भी डरना नहीं चाहिए। इस पे हम 2 बात बोलेंगे कि हम जब कभी भी किसी भी ज़िला में किसान को बोलते हैं कि ठीक है, इससे आपको शुद्ध लाभ 2 लाख से लेके 5 लाख तक होगा, तो अच्छा लगता है सुनने में कि इतना लाभ तो धान से नहीं होना है, किसी और फसल से नहीं होना है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी किस मूल्य पे? मूल्य यह है कि हम पानी सबसे बड़ा प्रश्न है। मैं 2 बातें किसान को बोलता हूँ कि जहाँ कहीं भी एक अच्छी बात है उत्तर बिहार के साथ, और कुछ और दूसरे दक्षिण बिहार के भी कुछ जिलों में हो सकता है। उत्तर बिहार के साथ एक अच्छा बात है कि यहाँ चौर एरिया, मतलब पानी वाला जलमग्न ज़मीन है।
सबसे पहले तो हम उनको कहते हैं कि गांव के पास जिस जिस भी जिला में गांव के पास चौर है उस चौर में जाएं, और जहां चौर के पास पानी उपलब्ध है तो हमको पानी सिर्फ पंप करके देना रहे और आराम से पानी जो मिल जाए वहाँ जाए, न कि अपना मुख्य ज़मीन है उसमें हम कहते हैं कि मखाना की खेती शुरू करिए, धान छोड़ दीजिए, गेहूँ छोड़ दीजिए, पहले ये करिए। यहाँ पानी ज़्यादा लगेगा, सब पानी पंप करना पड़ेगा नीचे से। और चौर के पास क्या रहेगा कि वहाँ ज़मीन में पानी रहेगा, वहाँ तो वहाँ पर करें। तो सबसे पहले तो हम कहते हैं कि जिस ज़मीन से आप ज़्यादा फायदा नहीं उठाते हैं, आपका बेकार रहता है और पानी है वहाँ, तो सबसे पहले उस ज़मीन का पता करें और उस ज़मीन पे करें। लेकिन अब हमारे तरफ गांव में क्या है कि बहुत से अलग अलग तरह के कैपेसिटी के क्षमता वाले किसान हैं। कुछ किसान के पास काफ़ी ज़मीन है, तो हम कहते हैं कि निचले वाला जो, और बहुत सा आपको अगर अच्छा ज़मीन है आपके पास, कुछ ज़मीन में ये ले लीजिए, कुछ ज़मीन में मखाना कर लीजिए, मैं आप राइस करते रहिए अच्छा से, गेहूँ करिए खूब ज़्यादा बड़ा पार्ट में। लेकिन यहाँ तो आपका 2 बीघा 4 बीघा में कर लेते तो अच्छा मूल्य मिल जाता है। तो उनके लिए है अच्छा कि वो कर सकते, जो अफोर्ड कर सकते हैं। अब रही बात कि कुल मिला जुला के फिर प्रश्न आता है कि गांव वाले जो सक्षम लोग हैं वो भी अपने यहाँ अगर खेती करेंगे तो खींचेंगे तो पानी नीचे से ही, तो गांव का पानी तो कम होगा। तो उसमें एक चीज़ है, उस पर एक रिसर्च हम लोग कर रहे हैं। अभी एक रफ कैलकुलेशन आपको दिए थे कि 4 गुना पानी लगता है धान से ज़्यादा, ये हम एक रफ कैलकुलेशन किए थे। इस साल के 26-27 में आपको क्लियर कट पिक्चर देंगे कि इससे कितना पानी है। पानी दो तरह से लॉस होता है खेत में। एक फसल पानी ले लेता है, वो पानी चला गया ऊपर, और दूसरा पानी जो सीधे सीधे भाप बन के चला गया। एक उत्सर्जन, एक बाष्प उत्सर्जन, है ना। तो आपका ये दोनों पानी जो लॉस होता है, तो कोई इसका अंदाजा तो लगाया नहीं है कि कितना कितना जा रहा है। हम इस पर प्रयोग अभी चल रहा है यहाँ कि कितना इवेपोरेट होकर फालतू पानी चला गया और कितना पौधा लिया। तो ये हम आपको अब इसमें एक चीज़ देखें, लोग कहते हैं इतना पानी लगेगा, तो ये लोगों को ये नहीं पता कि जो पानी आप खेत में दिए हैं यही पानी तो फिर नीचे भी जा रहा है, सब पानी नहीं चला गया आपका, यहाँ ये समझना होगा। अब देखिए, आप खेती कब शुरू करेंगे? आप फरवरी से शुरू कर देंगे और फरवरी में पौधा लगा देंगे नर्सरी से निकाल के, तो कितना दिन तक चलेगा? ये 5 महीना अगला चलेगा। 5 महीने में फरवरी मार्च तक पानी देना है ज़्यादा। अप्रैल में पत्ता खुद बड़ा हो जाएगा तो पत्ते पानी को ढक लेंगे, और जब पानी को ढक लेगा तो पानी का लॉस बहुत कम होगा। पानी जाएगा कहाँ? ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो ज़मीन के अंदर ही जाएगा, और वो कॉलम बना रहे। तो अप्रैल से तो आपका लॉस बहुत कम है। अब रही बात, जो लॉस होगा, पौधा लेगा तो पौधा खाना भी बना रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होता है। तो इसको हम लोग आप लोग को, ये जनता को कैलकुलेट करके दे देंगे कि कितना पानी दिए और कितना लॉस हुआ। तो ये घबराने की अभी ज़रूरत नहीं है। लेकिन तब भी उत्तर बिहार में जहाँ वेटलैंड है, जलमग्न जमीन है, वहाँ ज़्यादा जाएं। जैसा कि आपने कहा कि सर आजकल चौर में खेती करने लगे हैं। हुआ क्या कि दरभंगा मधुबनी मखाना के नाम से जाना जाता है, ये मेन हब है। आज ना पूर्णिया कटिहार आगे बढ़ गया वो नीचे जमीन में, लेकिन यहाँ का जो पुराना तालाब था, चूंकि आपके यहाँ बाढ़ खत्म हो गया, तो बाढ़ रहता था तो तालाब भरा रहता था। अब क्या हुआ कि दरभंगा मधुबनी में हम लोग 2013 में ये ऑलरेडी तकनीक निकाले कि जिस तरह से उधर होता है खेतों में खेती, इसकी यहाँ भी हम तकनीक दिए कि कम पानी में खेत में कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी तकनीक दी गई थी पहले। अब लोग चौर में चले गए, चौर में जेसीबी से बंडिंग करके 3 फीट का बंडिंग कर देते हैं और उसमें करते हैं। तो चौर में जाएं तो कोई दिक्कत नहीं, चूंकि चौर का जमीन तो आप कुछ कर नहीं रहे थे। अगर वहाँ लेते हैं और पानी वहाँ है तो ज़्यादा अच्छा है, जाड़े के दिन, बरसात के दिन में आ भी जाएगा। तो मुझे इतना अभी चिंता की बात नहीं दिखती है। अगर ये चिंता है तो सबसे अच्छा उदाहरण मेरा सेंटर है। ये 2002 में खुला, 2002 से हम मखाना कर रहे हैं, खेत में कर रहे हैं, तालाब भी कुछ है, ज़्यादा खेत में कर। तब तो इस गांव में पानी नहीं होना चाहिए। अगर सब पानी ही लग जाता है इसमें, नीचे का खत्म है, तो ये बगल में बुच्चामन जो गांव है और आसपास जो 1-2 गांव है, ये तो नहीं मिलता, इसको बहुत कम होता। गर्मी के दिन में तो हर जगह पानी कम होता है, जहां हो या ना हो। लेकिन पानी अभी भी घटेगा नहीं। पानी इसलिए नहीं घटेगा कि अगर आप अपने गांव के तालाब को ठीक कर देते हैं और वर्षा के पानी को उसमें जाने देते हैं, आपके गांव का पानी नहीं घटेगा। चलिए सर, ये तो हो गया तालाबों और पानी को लेकर। दूसरा जो किसानों को लेकर, जो अभी किसान खेती कर रहे हैं, अभी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र के द्वारा
उनको ट्रेनिंग और नए जो किसान इसमें आएंगे उसको लेकर किस तरह से ट्रेनिंग पद्धति और खेती बढ़े। हम लोग देखते हैं कि आसपास के कई ऐसे गांव हैं जहां खेती लगभग 5%, 2%, 1% के आधार पे हो रही है। ऐसे जगहों को कैसे विकसित किया जाए। यहाँ मुख्य तौर पे हम लोग देखते हैं जो कि एक ही फसल होता है, रबी फसल। कई लो लैंड एरिया है जहाँ बाढ़ की समस्या होती है, बरसों से लोग एक ही फसल कर रहे हैं। ऐसे किसानों को, ऐसे गांव पंचायत को अनुसंधान केंद्र कैसे जोड़ेगी, वहाँ कैसे कैंपेन, किस तरह का कार्यक्रम है इसमें? बिल्कुल सही पूछा आपने कि जहाँ पर किसान सिर्फ एक ही खेती करते हैं वहाँ कैसे होगा। तो मैं बताऊं कि मैं यहाँ हमारे यहाँ इस सेंटर के द्वारा हम लोगों ने मखाना फसल प्रणाली निकाला। अगर कम पानी में खेती करते हैं तो मखाना के बाद धान ले सकते हैं, मखाना के बाद गेहूँ ले सकते हैं, मखाना के बाद बरसीम चारे वाला खेती कर सकते हैं, एक दाल भी ले सकते हैं। अब उसमें कहेंगे कि लेंगे कैसे, तो मखाना की खेती कब खत्म हो जाएगी? जुलाई में। जुलाई के लास्ट में धान लगा दीजिए, नर्सरी तैयार रखिए उधर और लगा दीजिए। जुलाई के अंतिम में, अगस्त के पहला वीक तक लेट वेराइटी जो है तो मखाना धान हो जाएगा। जिसने धान नहीं लगाया वो गेहूं लगा लेगा, बाद में लगा लेगा। तो इस तरह से हम 4-5 फसल प्रणाली निकाले। मखाना के बाद सिंघाड़ा लगा लीजिए, और सिंघाड़ा भी उतना ही कीमती है, अच्छा बिकता है। तो हमने फसल प्रणाली दी है और हम किसानों को अपने यहाँ लगातार ट्रेनिंग दे रहा है कि जो किसान जागरूक है और समय पे खेती करता है तो वो 2 फसल प्रणाली ले सकता है। अच्छा, अभी जो किसान इस खेती करना चाहते हैं, तो अभी जो बीज या नर्सरी जो नहीं लगाए हैं, तो उनके लिए किस तरह की आपके तहत जो है यहाँ से अनुसंधान केंद्र से योजना है जो कि वो जुड़कर खेती कर सकते हैं? उनको यहाँ से बिच्ची दिया जाएगा या नर्सरी दिया जाएगा, किस तरह की योजना? नर्सरी ले जा करके तो खेती कर सकते हैं, अभी पौधा ले जा करके। हाँ, पौधा कहाँ से मिलेगा उनको? हाँ, वही बोलने जा रहा था। हमारे यहाँ तो अभी लिमिटेड है थोड़ा पौधा, क्योंकि सरकारी विभाग को पौधा देना है तो हम ज़्यादा तो पहले उन्हें देंगे, वो भी तो किसान को ही देंगे, कहीं ना कहीं अपने सेंटर पे लगाएंगे। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। हाँ, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को, जो स्टेट में कृषि विज्ञान केंद्र है बहुत सा, वो पूसा का भी है, भागलपुर का भी है। तो इन दोनों को डिमांड है कि सर आप ही के यहाँ से हम पौधा लेंगे, तो उनको पौधा पहले देंगे। किसान को भी कुछ मिल सकता है, लेकिन अभी भी जो किसान नहीं लगाए हैं, बीज नहीं डाले थे और उनको पौधा चाहिए, तो बगल के जो किसान बड़ा कर रहा है उसके यहाँ अभी काफ़ी बीज है। अच्छा, मतलब कि पौधा है, और वो पौधा जाके खरीद करके वो अपनी खेती नर्सरी हाँ ले करके और वो अपना लगा सकते हैं। इसमें कहीं कोई समय नहीं गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी एकदम सही समय है, अभी मार्च तक लगेगा, ये पौधा मार्च तक पौधा लगेगा। तो अगर पौधा मिल जाता है तो डरने की बात नहीं है, पौधा खरीदना है और लगा देना है। चलिए, अंत में लगातार हम लोग तो कई सवाल है चलती रहेगी। अभी यहाँ से किस तरह से अनुसंधान केंद्र से जो स्थानीय किसान हैं उनको, चाहे ट्रेनिंग को लेकर हो या फिर जो किसानी करने के बाद जो वैज्ञानिक उनको जानकारी है, खेती में क्या फसल, कितना खाद, क्या पानी, इसको लेकर आप लोग का किस तरह से भी कैंप चलेगा, इसको लेकर अभियान? हाँ, आपने जो ये प्रश्न पूछा कि सर आगे अभी संस्थान आपका क्या करते रहेगी किसान के प्रोग्रेस के लिए, विकास के लिए, तो ये किसान साल भर ट्रेनिंग देती है। ट्रेनिंग हम 2 तरह से देते हैं। कोई भी किसान अकेले आता है, उनको जो भी जानकारी लेनी होती है हम उन्हें बताते हैं। लेकिन कोई बोलेंगे एक किसान आकर के ट्रेनिंग दे दीजिए, तो वो तो संभव नहीं है कि सभी लोग उनको पढ़ाएगा, एक आदमी को तो बैठाएगा। पंचायत या गांव में अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना है या लगे जो कि ऐसे पंचायत में कुछ ट्रेनिंग दिया आप जाए, कॉल कर लें। हाँ, अगर पंचायत से निमंत्रण आएगा जी, तो वहाँ जाने के लिए हम लोग सहर्ष तैयार रहते हैं और हम अपने वैज्ञानिक को भेजते हैं और हम जाते भी हैं। और ये हम पसंद करते हैं कि अगर पंचायत इतना जागरूक है तो हम जाने के लिए सहर्ष तैयार रहते हैं। और यहाँ पे हम सालों भर देते हैं। तो एक तो बैंक लाती है किसान को, एनजीओ भी लाती है, और आपका कृषि विभाग लेके आता है। साल भर ट्रेनिंग यहाँ चलता है, तो विभाग के द्वारा 25-30 लोग आ जाते हैं। अदरवाइज सबसे अच्छा तो आप वाला लगा हमें कि आपने कहा पंचायत बुलाए, तो इससे बढ़िया बात क्या है। हम